नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे समेत कई प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा। सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मंत्री आलोक रंजन झा, नितिन नवीन मीडिया से मुखातिब हुए। पटना एयरपोर्ट पर भीषण सड़क हादसा, इंडिगो के 2 स्टाफ को बस ने कुचला, एक की हुई मौत। और मुजफ्फरपुर में करोड़ों रुपए के गांजे के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नेशनल हाईवे समेत पथ निर्माण विभाग की अलग अलग परियोजना की समीक्षा किए हैं। मुख्यमंत्री आवास संकल्प सभागार में नियमित समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और सरकार के अन्य बड़े अधिकारी के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री का मकसद बिहार में पथ निर्माण विभाग की योजना के साथ साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की स्थिति को लेकर ताज़ा स्थिति जानने की थी। साथ ही साथ भविष्य के प्रोजेक्ट को लेकर भी समीक्षा बैठक की है। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के खेल मंत्री आलोक रंजन झा पहुंचे। उन्होंने बताया कि बिहार में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। 1 साल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में ओलंपिक के लिए खिलाड़ी खेलने के लिए जाएंगे। सरकार इस पर भी काम कर रही है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर के राजद के 7 अगस्त को धरना दिए जाने को लेकर के आलोक रंजन झा ने बताया कि तेजस्वी को बिहार के विकास के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं, सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। पूरे बिहार में धरना देने जा रहे हैं अपने पूरे तमाम नेताओं के साथ। उन्होंने क्रॉस कर लिया पूरे बिहार के नेता धरना दे साथ कर जातीय जनगणना। तेजस्वी जी को बिहार के विकास से तो कोई मतलब है नहीं। उनको ऐसे ही मुद्दा को लेकर के बिहार में धरना देना है, आंदोलन करना है। आज तक तो न वो कभी 15 साल में उनके समय में क्या शासन था वो आप सब लोग देखे हैं। न विकास से मतलब था, कुशासन था, अपहरण था, उद्योग था, क्या व्यवस्था थी। और अभी भी उनको ये समझ में नहीं आता, जबकि 15 साल से जनता उनको आउट किए हुए है। उनको बिहार के विकास के मुद्दा पर जितना ध्यान देना चाहिए ना दे करके इस प्रकार के मुद्दा से जिसमें सामाजिक विद्वेष पैदा हो, ऐसे मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का भी? मुख्यमंत्री जी समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। वो केंद्र का विषय है, उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। ठीक है। भी चल रहा है, मगर ये एक बात बिहार के लिए थोड़ा सा जाहिर करता है कि ओलंपिक में खिलाड़ी मात्र एक बिहार का ही है, हॉकी में जिसे खेल रहा है। क्या कहेंगे स्टेडियम की स्थिति कितना सुधार की जरूरत है? आने वाले समय में आप जानते हैं कि बिहार में ऐतिहासिक कार्य हुआ है और बिहार जो 6ठा राज्य है खेल विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री का खेल के प्रति कितना संवेदनशील हैं कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जब खेल विश्वविद्यालय बिहार में बनेगा, खुलेगा, तो इसका लाभ बिहार के खिलाड़ियों को, जिस प्रकार से बिहार में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, बिहार में कॉलेजें बनेंगे, नए नए कॉलेज होंगे, प्राइवेट लोग भी कॉलेज खोलेंगे, उसको भी हम लोग संबद्धता देंगे अपने विश्वविद्यालय से। तो जो आप के मन में है कि कल हमारे बिहार का भी खिलाड़ी ओलंपिक में उसी रूप में पहुँचे, वो पहुँचने का रास्ता खुल गया। स्टेडियम भी आपको हम बता दें कि कल हमने विभाग के पदाधिकारी से, निदेशक से, पटना में भी हॉकी का स्टेडियम, हॉकी के लिए वो आता है, उसका क्या नाम है उसका, एस्ट्रोटर्फ, उसके उसमें जो बिस्ता है उसका, तो वो लगता है हॉकी के लिए। तो हम लोग उसके लिए भी यहाँ फिजिकल कॉलेज जो है जहाँ पर, वहाँ पर उसकी भी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। और पटना में हॉकी का स्टेडियम जो है सो आने वाले समय में आपको खुल जाएगा। कब तक तैयार हो जाएगी सर, जो पारित हुआ है? हमको लगता है कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को ज़मीन पर ला देंगे। मोइनुल हक स्टेडियम जो है हमारा है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने हमारे विभागीय सचिव के द्वारा मुख्य सचिव के साथ
उस पर कल भी हम लोग समीक्षा किए हैं, हमारी सचिव किए हैं। इससे पूर्व भी जिस एजेंसी को हम लोग परामर्शी समिति जो हमारा है, जिसका कि प्रेजेंटेशन आज से 2 महीने पूर्व कोरोना से पहले जो उस समय के तत्कालीन हमारे प्रधान सचिव थे परमार, और हम दोनों आदमी परमार साहब और हम लोग मिल करके उसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ था और उसमें हम लोग उसको ओके कर दिए हैं कि आप कुछ बातें थी जिसको सुधार करना था, और इसके बाद हम लोग उसको ओके कर दिए उसको बनाने के लिए, उसका DPR तैयार करने के लिए। उसी के संदर्भ में कल भी हमारे विभागीय सचिव के द्वारा प्रधान मुख्य सचिव की बैठक हुई है और हमको आने वाले समय में मोइनुल हक स्टेडियम का जो अपना एक बिहार में उसका मान्यता था, जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में हम लोग देखते थे, आने वाले समय में फिर पुनः वही मोइनुल हक स्टेडियम उसी रूप में आपको बिहार में दिखाई देगा, उससे भी बेहतर स्वरूप में आपको दिखाई देगा। संजय गांधी स्टेडियम में वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार में बन रहे बड़े पुल को लेकर के अपना बयान साझा किया है। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव व मुलायम सिंह यादव के मुलाकात पर भी उन्होंने मीडिया से बयान साझा किए। साल हो गया सर, हाजीपुर मुजफ्फरपुर फोरलेन में काम किए हैं, वो भी पैसा देने के हमें कोई जवाब मान लिया हम लोग को। आपका नंबर है ना ये, उनसे हम बात सब किए थे, बोले थे। नहीं देखिए, जब पार्टी का सहयोग कार्यालय पहले भी चलता था, उसी क्रम को पार्टी ने फिर से शुरू किया। क्योंकि कोरोना का कालखंड था तो थोड़ा सा उन चीज़ों को रुका हुआ था। अब थोड़ा चीज़ें नॉर्मलाइजेशन हुई हैं तो प्रयास ये है कि जनता की समस्याओं को पार्टी कार्यालय में और जो बिहार भर से अपने लोग हैं वो आते हैं तो उनको भी पार्टी कार्यालय के फोरम से भी हम लोग उनकी समस्याओं को सुने। आज जो विभाग की दृष्टि से जो समस्याएं आई हैं, कुछ हमारे जो पहले से एजेंसी काम कर रही है उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया, उसको लेके है। कुछ भूमि सुधार राजस्व विभाग से है, माननीय मंत्री आज उनका विशेष दौरा है इसलिए वो नहीं है, तो उनके विभाग को हम लोग उनके साथ मीटिंग में बाढ़ के पानी के वजह से कई सारे बिहार के एनएच प्रभावित हुए हैं। पटना की बात करें तो दरियावा एनएच भी लगभग डूब चुका है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ देखिए, शुरू से भी है कि बाढ़ का पानी जब भी सड़कों पर चढ़ेगा तो उस पर हम लोग पानी उतरने के बाद उसको तुरंत में रिस्टोर करेंगे। लेकिन बाढ़ एक आपदा का विषय है और आपदा के समय में जो भी चीज़ें होती हैं उसको तो समस्या को झेलना ही पड़ जाता है। लेकिन हम लोग का पूरा तैयारी है कि अगर पानी जैसे ही उतरेगा तुरंत में रोड को रिस्टोर करने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री जी बहुत रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार में 134 गुना रिपोर्ट को कोरोना के मरीजों की संख्या को छुपाई गई है, जिसमें 134 में से मात्र 1 मरीज को दिखाया गया और देश में सबसे ज़्यादा बिहार में मामले को छुपाए गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी शुरू से केवल विषय की गंभीरता को न समझते हुए केवल बयानबाजी बनते हैं। जब आपदा का समय था वो उस समय कहाँ थे? कोरोना के मरीजों को जो परेशानी आई थी उस समय कहाँ थे? तो केवल 20 बेड का हॉस्पिटल दिखा के जिसमें एक भी पेशेंट नहीं पहुँचा, तो केवल नौटंकी करना शुरू से उनके राजनीतिक जो पार्टी रही है उनके यहाँ केवल नौटंकी को ही बाजार बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट मानती है कि हम काम में विश्वास करते हैं। हमारी सरकार जो नीतीश कुमार और तारकिशोर जी और हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु जी के साथ चल रही है, स्पष्ट रूप से हमारा ध्यान काम कर। मैं तो पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी, जब आपदा की बैठक हो रही थी, जब बाढ़ और सुखाड़ की बैठक हो रही थी, उस दिन दोनों भाई कहाँ गायब थे? तो जब क्षेत्र की समस्या को सुनने का या समझने का फोरम होता है, आप देखें हाउस में 5 दिन में कभी तेज प्रताप ने कोई सवाल उठाया होगा? तेजस्वी यादव किसी विषय पर जो घटना घटी मार्च महीने में जिसके लिए उनको शर्म व्यक्त करना चाहिए था, उस पर 2 दिन 3 दिन हाउस का तमाशा कर रहे थे। यानी जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दों को उन्होंने कभी उठाया ही नहीं, एड्रेस किया। यानी जनता से सरोकार नहीं है, केवल राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गया जिला जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां सकारात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए जो हमारा निचला इकाई संगठन है उसको मजबूत करने के लिए हम सबों का कार्यक्रम यहां रखा गया है। इसी क्रम में जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक होनी है, जहाँ जिस कारण पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं किए वहाँ के जनता से हम सीधा संवाद भी करेंगे। हम आए हैं यहाँ का संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए। जो हमारा निचली इकाई है, निचली इकाई जो संगठन का है उसको मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए हम सबों का कार्यक्रम यहाँ लगाया गया है। और आज इसी क्रम में हमारे जिला कार्यकारिणी का बैठक होना है, जिला
अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक होना है, उसमें हम सब लोग शरीक होंगे। और यहाँ जहाँ हम किसी कारण लूज किए हैं, पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, वहाँ की भी जनता से सीधा सीधा संवाद करने के लिए, और हम जानना चाहते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के और यहाँ की जनता के भावनाओं को कि वो हमारे दल के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति क्या सोच रखते हैं, कोई भ्रम तो नहीं फैला हुआ है। और यही सब कार्यों के लिए हम यहाँ मेरा कार्यक्रम लगा है। कहाँ कौन सी रणनीति फेल हुई सर? 2005, 2010, 15 में आप सक्सेस हुए, 20 में एकदम जीरो पर आ गए। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, और जो परिणाम आया है विगत विधानसभा चुनाव में, उस परिणाम को हमारा जो पार्टी के जो वर्कर है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब लोग ने इसको अवसर में, परिणाम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का इन लोगों ने संकल्प लिया है। और जो हमने देखा है, जो जिला का दौरा हो रहा है, चाहे जहानाबाद कल हुआ था, आज रात में हम यहाँ आए हैं, यहाँ की जो जनता से, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक जुनून, एक उत्साह देखा है। और हमें लगता है कि जो आने वाला मेरा जो समय है 2024 और 2025 इस विधानसभा में, इसकी कामयाबी के लिए हम लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना, देखिए, हमारा पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, और उन्होंने कहा है जातीय जनगणना होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग का ये है, और हम सब मिलजुल के बात करते हैं। और जैसे यहाँ संजय जायसवाल आए थे, गया में ही बयान दिए कि जातीय जनगणना से जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें विवाद आ जाएगा, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई लाभ नहीं है। विपक्ष या जो सरकार के लोग हैं वो बताएं कि क्या इससे लाभ है। देखिए, जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। उससे जो है किस समाज का क्या स्थिति है और उसका एक फिगर मिलता है, उसके आधार पर हम लोग को प्लानिंग, विकास का एक प्लानिंग करने के लिए बनता है, और उस पर जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टैंड साफ रखा है। तो भाजपा को आप लोग इसके लिए मना पाएंगे? तो केंद्र सरकार से लेकर सभी को कोई तैयार नहीं है। देखिए, एनडीए का आप जहां आपका इशारा है, पूरा एनडीए एकजुट है, एक साथ है, पूरे मजबूती के साथ सरकार चल रही है। हम लोग का कोई भी बात होती है, हम लोग मिलजुल के बात करते हैं, उसका समस्या का समाधान होता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो है पीएम से निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या जदयू भी? देखिए, उनकी पार्टी का अपना स्टैंड है, हमारे पार्टी का अपना स्टैंड है। हम अभी आए हैं यहाँ मगध की धरती पर, यहाँ के लोगों से भावना, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जनता से सीधा सवाल करने के लिए और संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी जानने के लिए, उनके भावनाओं को जानने के लिए, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा करने के लिए और लोगों से रूबरू होने के लिए आए। और हमें यहाँ काफ़ी खुशी है और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से मिलकर अच्छा सा हमको माहौल और एक सुखद अनुभूति महसूस हो रहा है। विधि व्यवस्था के सवाल पर लोग तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधि व्यवस्था के सवाल पर हमारी पार्टी पूरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार सत्ता पर काबिज है और पूरा मजबूती के साथ सरकार, कोई भी लोग, कोई भी बड़ा से बड़ा कोई घटना घटती है, अपराध होता है, निश्चित रूप से उसका हम लोग प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई कर रही है और पूरा एक्टिव है। सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर। सर, भाजपा पंचायत चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रत्याशी को उतार रही है, एक अपना तैयार कर रही है नीचे तौर पर, एक अपना जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी का। जदयू का इसमें क्या स्टैंड रहेगा जिला परिषद या मुखिया के चुनाव? हम पार्टी के बेसिस पर नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर है और सब लोग को शुभकामना है। जो हमारा जीतते हैं सभी लोग हमारा हैं, हम लोग उनको पूरे पार्टी की तरफ से शुभकामना देते हैं। तो भाजपा की तरह आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं, पार्टी बेसिस पर हम जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हैं हम नहीं लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का डाल दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं और उन्होंने बयान दिया है। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये मटेरियल हैं, लेकिन ये कोई भी चीज़ है, हम लोग फोरम में, अपना पार्टी का एक फोरम होता है, फोरम में रखने का ये अभी समय नहीं है। ये समय अभी हमारा जो है संगठन को पूरे देश स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन है और हमारा जो बिहार में विकास और देश स्तर पर जो हमारा काम हो रहा है संगठन की मजबूती पर, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, बिहार से पीएम मिल सकता है? देखिए, ये समय नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं, अभी समय तो नहीं। निश्चित रूप से पीएम मटेरियल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन जो समय है और जो हमारा जो पार्टी का कोई भी फोरम होता है उस फोरम में हमारी चर्चा होती है। ये चर्चा का थोड़ा तो समय है नहीं यहाँ।
लालू यादव किससे क्या लगता है? देखिए, लालू यादव जी को स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। उनको जनता जान चुका है, 15 साल उनके शासनकाल को याद नहीं कराइए। उनके जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनको अपने पिताजी के शासनकाल को आकलन करना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या स्थिति थी। यहाँ के जनता किस तरह 2005 के पहले अपनी ज़िंदगी को किस तरह काटने पर मजबूर थे। कोई सोच था क्या, कोई विजन था क्या? लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने विश्वास से उनको बागडोर दिया, तब से कानून का राज स्थापित हुआ है। न्याय के साथ समावेशी विकास हो रहा है, सबों का विकास हो रहा है और समाज के हर तबकों को हमारे पार्टी संगठन जो है स्थान दिया है। जदयू जो है राजधानी पटना में सुबह एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में इंडिगो एयरलाइंस में काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई तो एक महिला भी बुरी तरीके से जख्मी बताई जा रही है। घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट एंट्री गेट नंबर 1 के पास एक प्राइवेट बस ने इंडिगो के कर्मी को रौंद दिया तो वहीं उसके साथ एक महिला भी घायल हो गई है, जिसे पारस अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक का नाम पड़ोनसे राज है। 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। धन्यवाद। बिहार में शराबबंदी कानून के बाद भी शराब मिल रही है और मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के बाद भी मादक पदार्थों की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन इलाके से औराई थाने की पुलिस ने लगभग 1 क्विंटल 26 किलो गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपया आंकी जा रही है। जी बिल्कुल, औराई थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष औराई के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लगभग 1.25 क्विंटल गांजा का खेप भी बरामद किया गया है। जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या कुछ रिकॉर्ड है? उन्हीं के पास से, उनके घर से ये गांजा बरामद हुआ है। सूचना मिल रही थी कि ये लोग गांजा के अवैध धंधे में लिप्त हैं। उसी क्रम में आसूचना संकलन किया गया है। थानाध्यक्ष के द्वारा हम लोग को सूचना मिली ही थी और उसके बाद SHO के द्वारा उनकी अरेस्टिंग की गई। सर, खेप कहाँ से मंगवाया गया था? हम लोग हर बिंदु पर पूछताछ कर रहे हैं ताकि उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हम लोग संभाल सकें। इसकी मार्केट कॉस्ट कितनी होगी? अब हम लोग आकलन कर रहे हैं। अभी कुछ और भी इस विषय में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। दोनों ही तस्कर सर आपस में रिश्तेदार बताए? जी बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत पटना से नवगछिया जाने के क्रम में सुबह बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय बख्तियारपुर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक रणविजय सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने भव्य स्वागत किया है। इसके उपरांत मंत्री रामसूरत राय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बिहार सरकार राजस्व विभाग को नए सिरे से क्रियान्वित करने जा रही है, जिसके कारण जमीनी विवाद पर लगाम लगेगी। दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी सरल होगी। यही आपका राजस्व के लिए क्या क्या कुछ नया है? बहुत सारे नए काम किए जा रहे हैं जो आप लोग को चैनल के माध्यम से पता भी चला होगा। अभी नया एक लॉन्च हुआ है जो DCLR के यहाँ जो अपील होता था म्यूटेशन खारिज करने का, वो अपील करने के बाद ऑनलाइन मॉनिटरिंग उसका किया जाएगा। उसका समय सीमा 30 दिन के अंदर तय किया गया है। वो निष्पादन DCLR के यहाँ जो फाइल हम लोग म्यूटेशन कैंसिलेशन के लिए करते थे, जिस चीज़ को लोग 1-2 साल तक लटकाते थे, उसका भी समय सीमा तय कर दिया गया है। और विभाग और आम जनता ऐसा सिस्टम बनाया है कि ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लोगों को राहत मिलेगा, क्योंकि कोर्ट के नाम पर DCLR और ADM के हैं, ADM का भी नहीं हुआ, DCLR के यहाँ हो गया, उसका ADM का भी करेंगे। तो आप जैसे सिविल कोर्ट में भी ऑनलाइन अपना केस लड़ते हैं, केस की सुनवाई होती है, उस तरह से DCLR के यहाँ भी म्यूटेशन ऑनलाइन खारिज करने का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा एक अभी जो हमेशा ऑनलाइन रसीद, ऑनलाइन LPC सर्वर डाउन रहता था, तो फ्रेंडली हमने एक नॉर्मल किया है नेट को, कि जैसे आम जनता भी अपने मोबाइल से किसी भी चीज़ को बिहार.com भूमि जो हमारा वेबसाइट है उस पर जा कर के अपना कोई भी काम मोबाइल की जल्दी से कर सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था बनी है। और तमाम भाइयों से मेरा आग्रह है कि विभाग में हमारा प्रयास है, पदाधिकारियों का प्रयास है कि भूमि विवाद के कारण झगड़ा होता है, हत्याएँ होती हैं, इसमें हम लोग कमी करने का प्रयास करें। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास अवेयरनेस, जागरूकता अपने समाज, अपने परिवार, अपने घर, अपने पार्टी, अपने सामाजिक वर्कर से आग्रह मेरा है
पारिवारिक झगड़ा जो जमीन के कारण दादा परदादा पुश्तैनी संपत्तियों का बंटवारा नहीं करने के कारण सारे मामला सामने आते हैं। तो हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सभी भाई बंधु बैठ करके ज़मीन बंटवारा करवा लें और आप सबों का म्यूटेशन मुफ्त में होगा और अपना अपना प्लॉटिंग करा लें। आने वाला समय सर्वे होने वाला है, अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर ये ज़मीन सब कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो आप सब लोग जो देश विदेश बाहर रहते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आकर के अपना अपना जमानती कायम करा लें कि सर्वे जब शुरू है, 20 जिला में हमारा सर्वे शुरू है, बाकी जिला में भी सेकेंड फेज का सर्वे शुरू हो जाएगा, तो उस समय कोई परेशानियां न हो, फिर आप खतियान और पुश्तैनी कागज लेके घूमते रह जाएं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि 1908 का 1904 का खतियान लोग लेके आते हैं, CS लेके आते हैं, RS लेके आते हैं कि मेरा सुधार नहीं हुआ, तो ताज्जुब होता है। तो इसलिए अब हमारे युवा पीढ़ी जो है, जो बुजुर्ग हमारे पहले पढ़े लिखे कम थे, जानकार कम थे, लेकिन तमाम युवा पीढ़ियों से मेरा आग्रह है कि अपने अपने घर के माता पिता भाई बहनों को समझाएं ये म्यूटेशन बहुत ही आवश्यक है। जैसे कोरोना वैक्सीन आवश्यक है, उसी तरह से हम लोग के परिवार का ये मूल जड़ है। जमानती अलग करवाना, ज़मीन का बंटवारा कराना, सीमांकन करवाना, ये सारी व्यवस्था करवा लेंगे तो हमारा राज्य सबसे अव्वल हो जाएगा। एक और जहां गंगा के जलस्तर में भीषण अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है, तो वहीं गंगा किनारे बसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कुछ युवाओं के जलस्तर में वृद्धि देखकर बाँछी खिल गई और वे अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा किनारे बेधड़क स्टंट करते नजर आए, जिसका एक बानगी बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट स्थित गंगा तट पर देखने को मिला कि किस तरीके से 12 से 15 फीट की ऊंचाई वाले दीवार से कुछ युवा छलांग लगाकर अपना स्टंट दिखा रहे हैं। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी ने अधीक्षक मद्य निषेध सहित सभी पीठासीन पदाधिकारी के उत्पाद न्यायालय में निष्पादित वादों की संख्या की जानकारी ली। उत्पाद अधीक्षक सीमा चौरसिया ने बताया कि सभी 6 उत्पाद न्यायालय को मिलाकर के अब तक कुल लगभग 500 अधिहरण वादों में राजस्व की कार्रवाई की जा चुकी है। शेष में कार्रवाई चल रही है। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी पीठासीन पदाधिकारी को राजसात की कार्रवाई में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। आपने आपने सूची ब्लॉक दिख रहा है, आप बाकी ब्लॉक से काफी पीछे हैं ऑलरेडी। पटना के मासूम अयांश की चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। बिहार ही नहीं, देश भर के लोग अयांश को मदद कर रहे हैं। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, जिसके लिए क्राउड फंडिंग जारी है। भोजपुर के मशहूर संगीतकार शंकर सिंह, मशहूर गायक अंकुश राजा ने अयांश के परिजनों से मिलकर इलाज के लिए सहयोग किया है। साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। और हमें ये विश्वास है कि ये जो मुहिम हम लोगों ने अयांश के लिए छेड़ा है, इसको जल्द से जल्द सफल बनाएंगे हम लोग। संगीत की जगत में एक अलग पहचान बना चुके हैं। लगातार आप ऐसे सोशल काम में सक्रिय भी रहते हैं। अयांश बिहार का बेटा है और अयांश सेव लाइफ जो है वो आज राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है, लेकिन किसी पॉलिटिशियन का कोई व्यू और फीडबैक नहीं आया। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा बिहार सरकार से? देखिए, पॉलिटिशियन से तो खैर हम कलाकार लोग ही नहीं आशा रखते हैं, इसलिए कि हम लोगों में ये यूनिटी होना चाहिए कि अगर कोई भी बिहार का बच्चा हमारे घर का बच्चा हुआ तो कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हम लोग मिलकर उसको निपट लें। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है हम लोग को कहना नहीं चाहिए, चूसने के लिए है, दुरुस्त करने नहीं है। क्या लग रहा है शंकर जी, ये जो मुहिम है ये सफल हो पाया? क्योंकि धनराशि काफी हद तक सहयोग में जब हम लोग लगे हुए हैं तो बिल्कुल बहुत जल्द सफल होगा। आप अपने इंडस्ट्री के कलाकारों से क्या अपील करना चाहेंगे? इंडस्ट्री के कलाकार तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में यूपी, बिहार, झारखंड नहीं पूरे देश में ये न्यूज़ फैल चुका है। सारे लोग बच्चे जान चुके हैं इस बीमारी के बारे में। और इसका इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए के है, $2.1 मिलियन, यानी कि 16 करोड़ रुपए। तो आप सभी से निवेदन हम दोनों भाई करते हैं कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, सुनने वाले जो फॉलो करते हैं मुझे, आप सभी से ये निवेदन है कि अयांश के लिए आप 2 कदम आगे बढ़ाइए। आप ये भूल जाइए कि हम क्या हैं। मुझे इस टाइम ये भूल जाना कि हम एक कलाकार हैं, हम एक गायक हैं। अभी मानवता दिखाना है, मानव के रूप में मानव धर्म निभाना है। और अयांश के लिए 2 कदम आगे बढ़िए और 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी हो सके, आप जिस कैपेबल हैं अयांश के लिए जरूर करिए। बिहार में जमीनी विवाद तो आपने बहुत देखे होंगे। कभी जीवित पिता को मृत घोषित कर जमीन अपने नाम करा ली जाती है, तो कभी जान मारकर, तो कभी जालसाजी कर। लेकिन आज का मामला ऐसा है जिसे आप
सुनकर हैरान हो जाएंगे। घटना के नगर थाना क्षेत्र के अंचल कार्यालय का है, जहां लोग अपने कर्मचारियों को अपनी ज़मीन की रसीद प्राप्ति मोटेशन जमाबंदी के लिए जाते हैं और जब ब्लॉक के कर्मचारी ही लोगों के साथ जालसाजी कर ले तो आप किसके पास जाएंगे। अपनी ज़मीन की समस्याओं को लेकर के बौसी अररिया निवासी राजेश यादव, महेश यादव और भी लोग इस ज़मीन के हकदार हैं। उनकी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, जिसका राशि जमाबंदी यानी कि पूरी कागजात जमाबंदी के नाम से है एवं ज़मीन पर पहले से खेती भी की जा रही है। लेकिन अचानक नगर के ब्लॉक कर्मचारी पंकज यादव ने जबरन उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर ज़मीन अपने नाम करवा ली है। जब इस बात की खबर ज़मींदार को लगी तो ज़मींदार ने ब्लॉक कर्मचारी पंकज यादव से पूछने गया कि आप जबरन हमारी ज़मीन पर कब्जा क्यों किए, तो उसका जवाब सुनकर लोग दंग रह गए। पंकज यादव ने बोला कि इस ज़मीन के लिए ही तो मैंने नगर ब्लॉक में अपना तबादला पैसे खर्च करके करवाया है। इधर ज़मीन को कैसे छोड़ दे, तुम लोगों को जो करना है करे और जहाँ जाना है जा सकते हो। इस तरीके की धमकी देने के बाद जमींदार ने पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार से अपनी ज़मीन की प्राप्ति के लिए इंसाफ की गुहार लगाने को लेकर आवेदन दिया है। अब देखना यह है कि क्या ब्लॉक कर्मचारी की इस करतूत से जमींदार की ज़मीन वापस होती है या नहीं। इनका है जैसे कि मेरा ज़मीन बाबूजी का नाम से है, तो हम लोग को पास पेपर उपलब्ध हुआ। पेपर जब खोज के निकाले तो पंकज बाबू के पास ज़मीन कर्मचारी अभी के नगर में हैं, उसके पास भी गए। उनको बोले कि कर्मचारी साहब आपके पास मेरा ज़मीन है जो कि पेपर हम लोग निकाले हैं, पेपर दीजिए। पेपर दिए उनको, तो पेपर देख लिए। उसके बाद बोले कि अगला संडे को आप आइए, इसका पेपर मेरे पास भी है, दिखाएंगे आपको। इस बीच में वो इसी संडे को अपना पिलर उलर गाड़ के घेरा घेरी करके कब्जा कर लिए। अच्छा, वो ज़मीन पे कब कब्जा किया है, मतलब कब दखल कब्जा उनका हुआ? उसका दखल कब्जा तो इधरे हुआ है ना, यही पिलर जब लगा। हाँ, पिलर लगा। इससे पहले वो आप लोग के अंडर में था। कितना ज़मीन है? ज़मीन 4 एकड़ 5 डिसमिल है। ये 82 डिसमिल की मामला है। इसमें पंकज यादव का जो है, जिसमें खेसरा के झेल है। कब्जा कौन कौन किए? पंकज यादव। तो उनके पास भी कागजात है कुछ? क्या उसका कागजात नहीं है उनके पास। उसको उसे पूछे, उसका खेसरा 689 बोलता है, अभी हमारा 691 है। वो ज़बरदस्ती उसको घेर के रखा है। अभी कहाँ आए हुए हैं? क्या अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी कोर्ट आए हैं डीएम साहब से मिलने के लिए। हाँ, डीएम साहब से मिलने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? महेश यादव। घर कहाँ है? बौसी। ज़मीन कहाँ पे है? खैरूगंज, बागमारा प्रखंड के नगर। थाना कौन पड़ता है? हम प्रेजेंट थाना हमारा पहुँची है, लेकिन यहाँ का तो के नगर। मामला है, हम लोगों के दादाजी के नाम से ज़मीन था, ठीक है। हम लोग गए वहाँ, सब कुछ पेपर ऊपर निकालने के बाद अमीन से नापी करवाए। नापी करने के बाद पिलरिंग किया गया। उसके बाद पंकज यादव जो कि अभी के नगर में कर्मचारी के पद पर है, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके द्वारा पिलर को हटा दिया गया, उखाड़ के नापी करके वो अपना पिलर वहाँ पुनः फिर गाड़ दिया है। अवैध रूप से कब्जा किया? जी, अवैध रूप से। ज़मीन कौन कब्जा किया? पंकज यादव। वो क्या आपका कुछ लगता है? जी नहीं, कोई नहीं लगता। किस आधार पर वो ज़मीन कब्जा कर लिया? वहाँ का कर्मचारी है, वो अपने मन से मनमानी कर रहा है। कर्मचारी है तो इसलिए है कि आप कब्जा करते रहे, कुछ तो कारण होगा ना उसके तरफ। अब क्या कारण है तो वही बताएंगे। पहले ज़मीन पे किसका कब्जा है? पहले से तो हम लोगों के दादाजी के नाम से पेपर था। तो क्या खाली ज़मीन था? हाँ, खाली ज़मीन खाली था। कितना ज़मीन है? लगभग 4 एकड़ 5 डिसमिल है। अभी कहाँ है? वहीं खैरूगंज में ज़मीन है, बागमारा में। जी, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि न्याय मिले। हम लोग का दादा के नाम से जो ज़मीन है वो क्लियर मिले। ये हमारे चाचा जी हुए, इनसे भी तो बात कीजिए। बिहटा के बाबा बिदेश्वरनाथ मंदिर के सामने स्थित पोखर में एक युवक की लाश मिली है। मृतक की पहचान मुकुल कुमार पिता संतोष विश्वकर्मा के रूप में हुई है। मृतक के परिजन के अनुसार मृतक रात में अपने पापा के साथ सोया था कि जिस दौरान रात में कब वो पोखर में आकर गिर गया या किसी को नहीं पता चला। तो वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। कैसे हुई घटना? ये हमारे संतोष कुमार विश्वकर्मा मेरा भतीजा का बेटा है, मतलब मेरा पोता लगेगा। और ये मानसिक रोग है, इसको मानसिक थोड़ा सा बीमारी है और बिल्कुल विकलांग है। तरह तरह की बातें सोचता है
और ये रात को सोया हुआ था बाप के साथ, अपने दोनों साथ में। तब ये उठ करके यहाँ पे तालाब में आकर के गिर गया और पता नहीं चला किसी को। सुबह हुई तो मतलब देखा गया कि ये हमारा ही पोता है, मेरे संतोष कुमार विश्वकर्मा का बेटा है, जो कि मरा हुआ मतलब पानी से। कितने बजे हुई है घटना? ये घटना करीब करीब हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सोए हुए थे। बट इसके बाप से मैंने पूछा तो बाप बोला कि मेरे साथ भी सोया हुआ था। देन ये घटना मेरे हिसाब से 2-3 बजे की या 2 बजे या 12 बजे की है। आपका नाम? मेरा नाम AR शर्मा है। मैं इसका आप मृतक के मैं दादा हूँ, ग्रैंडफादर। कैसे हुई घटना सर? सुबह में सूचना मिली कि एक ये डेड बॉडी जो है बीटेश्वर नाथ तालाब में उबलाया हुआ पानी में सूचना पर आया तो देखे कि एक करीब 18 वर्ष के लड़का पानी में, लड़का का सब पानी में उबलाया हुआ है। निकाले तो पहचान हुआ कि ये संतोष कुमार विश्वकर्मा का बेटा है, जिसका उम्र करीब 18 वर्ष है। मानसिक और दोनों पैर से और हाथ से विकलांग बताया जाता है, जो रात्रि में घर से निकलकर तालाब में नहाने के ख्याल से आया और पानी में डूब गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। आपका नाम सर? मेरा नाम बनारसी चौधरी। पटना सिटी के दीदारगंज में ब्रॉडफेड स्कूल के छात्र एक बार फिर से भड़क गए हैं। लगभग 50 छात्र और छात्रा ने आंसर पेपर दिखाया गया, जिसे देख करके सभी छात्रों का पारा आसमान पर चढ़ गया। छात्राओं का आरोप है कि जो आंसर पेपर हमें दिखलाया गया था उसमें दिए गए नंबर को ओवर राइटिंग कर कम कर दिया गया है। लगभग सभी छात्रों के आंसर पेपर के साथ ऐसा ही किया गया है। छात्रों का कहना है कि स्कूल की गलती के कारण हम लोगों का भविष्य दांव पे लग गया है। CBSE ने सर ये कहा था कि जो विद्यालय संतुष्ट नहीं है, जब बैठक आप लोग की हुई थी, कमेटी जो बच्चा संतुष्ट नहीं है, जो विद्यालय संतुष्ट नहीं है, उसके विषय में नहीं है। कमेटी जो गठित हुई थी उसने कहा था अपना राय रखिए। सब राय रखे। ये तो यूनिवर्सल लॉ बना हुआ है, इसके विषय तो आप भी जान रहे हैं। बिल्कुल ये तो यूनिवर्सल है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं यही सही है या कोई और बोल रहा है कुछ और बोल देगा, ऐसा नहीं है। जो रूल है तो अब उसने एक चीज जरूर विकल्प दिया कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं है, उसने फर्स्ट डे से निकाला। वो जानता था कि हो सकता है इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, ठीक है। हम खुद ही अपने बच्चों के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वैसे बच्चे जो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, उनके लिए विकल्प है कि भाई हम परीक्षा दें, अच्छा करें, ठीक है। हम मान लें कि उनकी योग्यता बहुत अच्छी है, तो वो अपना उसको चैलेंज करें ना, वो परीक्षा दे दें। विद्यालय गलत है, विद्यालय अपना समझेगा उसको लेकर। हमको रिव्यू के लिए भी हमने बच्चों को चांस दिया कि आप रिव्यू के लिए बेटा जाना चाहते हो, आपकी कॉपी में गलतियां हैं, कॉपी गलत चेकिंग हुआ, नंबर आपको कम मिल गया, सारी बात हम स्वीकार कर दिए। तो कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस है ना, हम उस प्रोसेस के लिए उनको एप्लीकेशन लिखवाए। आंसर शीट में क्रॉस किया गया उसको। मैं तो बता दिया कि मैं एक बच्चे को ओवरराइट किया। मैं एक छोटी सी बात बताई, मैंने एक बच्चे को 20 नंबर भेजा मैथ में क्लास 10 में, उस बच्चे को हमने 60 नंबर भेजा क्लास 11 में, उसी बच्चे को हमने 60 नंबर भेजा क्लास 12 में। लेकिन सब मिला दो उसका परसेंटेज निकाली थे, 60 का 30% मतलब 20 नंबर हुआ, और 60 का 40% मतलब 24 नंबर हुआ। यानी 20 और 24 टोटल उसको कितना हो गया, 64 आया। 20 नंबर प्रैक्टिकल में मिला 84। लेकिन वहां उसने कह दिया, जब हमने उसको भेजा तो टेबुलेशन उसने माइनस ले दिया, -25, -15, -35, -20। ये माइनस जो है मॉडरेशन वाला, ये बच्चा नहीं जान रहा है, ये आप भी नहीं जान रहे हैं, ये सिर्फ विद्यालय जान रहा है। तो जितना हमको माइनस लिखा उतना हमने माइनस किया उस बच्चे को, तो ओवरऑल रिजल्ट तो खराब होना ही होना है सर। आप कॉपी का जहां तक आप सवाल बोल रहे हैं, टीचर जो है उस कॉपी को इसलिए उसने मैनेज किया क्योंकि जो देख रहा है कि जितना परसेंटेज हमारा माइनस करने के बाद लिया उतना ही उसने कॉपी में मैनेज कर लिया। यही इसका सत्यता है। इसकी जांच बिठाइए, हम भी आपके साथ हैं। हम तो बच्चों को भी बोल रहे हैं कि CBSE के पास जाइए, चलिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।